नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं एईएस की टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आज हम फिजिक्स और मैथ्स का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस देखेंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ फिजिक्स वाले सेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी और फिजिक्स में भी कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको हम अलग से करा देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय गर्ल सेड, लड़की कह रही है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो गर्ल का जो अंकल होगा पहले, ठीक है, तो अंकल कौन होगा? इनके फादर होंगे, उनका भाई, वो उनके अंकल हो जाएंगे। फादर ऑफ माई अंकल, तो इनके फादर हो जाएंगे। अंकल का जो फादर होगा उनके भी फादर का फादर होगा तो इनके कौन हो जाएगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रैंड फादर हो गया। तो आगे लिखा ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई अंकल। तो फादर ऑफ माई अंकल की जो डॉटर होगी वो कौन हो जाएगी? इनके फादर की भी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो ही इज द सन ऑफ द डॉटर, तो इनके ग्रैंड फादर की डॉटर का सन जो होगा वो लड़का है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर है इसमें थोड़ा, जो अंकल लिखा है वो फादर के भाई को भी अंकल कहते हैं और इंग्लिश में मदर के भाई को भी अंकल ही कहते हैं। अगर पेटर्नल या मेटर्नल लिखा होता तो अलग बात हो जाती। तो देखिए अगर इसके हिसाब से जो बन रहा है तो कजन ब्रदर आंसर आ रहा है। अगर आप ऑप्शन नीचे देखेंगे अभी तो कजन आंसर नहीं है। तो यहाँ पर क्या केस बनेगा? ये जो गर्ल के जो अंकल है वो इनकी जो मदर है उनके भाई को माना है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जो इनके फादर होंगे, तो अभी देखिए इधर देखते हैं, गर्ल की मदर का भाई उसका अंकल हो जाएगा, यहाँ पे अंकल हो जाएगा ये। ठीक है, अब अंकल के फादर की डॉटर इनकी मदर हो जाएंगी और उनका बेटा यानी सन, तो वो इनका भाई हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, फादर ऑफ माई अंकल, तो यहाँ पर अंकल मदर का भाई मामा हो जाएगा। ठीक है, ये अंकल है। फादर ऑफ माई अंकल, ये फादर ऑफ अंकल ग्रैंड फादर हो गया गर्ल का। सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल की डॉटर होगी इनकी माँ खुद और उनका सन हो जाएगा वो बॉय। तो इस केस में ब्रदर बन रहा है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, अरे यार, तो यहां देखिए ब्रदर अंकल नेफ्यू सन इन लॉ, कजन होता तो कजन भी आंसर हो सकता था, तो यहां ब्रदर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अगला है डायरेक्शन वाला। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो मैन 5 किलोमीटर साउथ में गया। देन ही टर्न्स राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर फिर राइट में चला है। ठीक है, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट चलेगा तो इधर आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर और चला है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस ये थी, इससे ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो देखिए साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो ए बी सी डी ई 5 लोग बैठे हैं बेंच पे। ठीक है, तो ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए और बी क्या है? साथ साथ बैठेंगे। अब ये ए और बी इसमें हो सकते हैं या बी ए ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, इसी तरह सी और डी भी साथ साथ बैठे हैं, सी डी डी सी कुछ भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी जो है वो ई के साथ तो नहीं बैठेगा या बैठेगी जो भी है। ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, अब देखिए यहाँ पोजीशन आ गई है 1 2 3 4 5। हु इज सिटिंग, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो यहाँ हु जब लिखा होता है तो उसके संग वाले का ही मेंशन होता है, तो ई जो है लेफ्ट साइड में है। ठीक है, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड में सी है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए राइट में है बी के, तो यानी ये नहीं, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन सिर्फ यहाँ पे फिल हो सकती है, तो यहाँ हम भर देंगे बी ए, अब बचा डी तो वो यहाँ लिख देंगे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो ये करेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है, इन विच पोजीशन ए सिटिंग, ए कहाँ पे बैठा है? तो देखिए दो लोगों के बीच के लिखा है, तो बी और सी के बीच में लिखा है बैठा है ए, तो बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, यही आंसर है इसका, यही दिया हुआ आंसर यहाँ पे। आगे देखते हैं।
व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करी जाती है, यहाँ पर ट्रिक नहीं मतलब फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले डेट लिखते हैं, ठीक है, फिर मंथ का कोड आता है। तो कोड ऐसा कुछ 033 033 61 46 25 035, ये इससे मंथ्स का कोड आता है, ये 12 मंथ्स का कोड है। तो इससे देखते हैं ये जून का कोड 4 बनता है। तो इसको डिटेल में कैलेंडर का एक अलग से चैप्टर बना देंगे, उसमें बता देंगे, ठीक है। उसके बाद 1900 के बाद से जितने ये दिन बचे 98, तो वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 98 में कितनी लीप ईयर्स आएंगी, तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये 24 लीप ईयर्स आ जाएंगे। इसमें 24 बार जाएगा, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 24 और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डेट, फिर मंथ का कोड, फिर ये 1900 के बाद जितने आए वो, और उसके बाद ये लीप ईयर कितने हैं, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को हटा देंगे, तो वो हो जाएगा उसके लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 143 टोटल बनेगा। इसको 7 से डिवाइड करा जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। तो मंडे 1, ट्यूसडे 2 और वेडनेसडे 3, तो ये 3 वेडनेसडे आंसर हो जाएगा इसका इस तरीके से, ठीक है। इसको और डिटेल में आगे चैप्टर इसके ऊपर बनाएंगे, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैलेंडर से काफ़ी, तो आगे देखते हैं इसे, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कोड का। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 743 मीन्स मैंगोज आर गुड, 657 मीन्स ईट गुड फूड, 934 मीन्स मैंगोज आर राइप। तो राइप का पूछा है उन्होंने, कोड क्या होगा। तो देखिए राइप सिर्फ इनमें आ रहा है, तीसरे वाले में, यानी 9 3 या 4 हो सकता है, तो ये 7 5 तो है ही नहीं, ठीक है। अब 9 3 4 में से राइप और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो कौन से नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो देखिए 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और 4 भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 4 रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसमें भी आ रहे हैं, तो 3 4 नहीं होंगे, यानी 4 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा 4, क्योंकि ये देखिए राइप सिर्फ इसमें आ रहा है, मैंगोज आर गुड, ईट गुड फूड, या गुड तो रिपीट हो रहा है, राइप रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 16, तो पेरीमीटर 16 है, तो इसका 4x के इक्वल रखेंगे 16 को, तो इसकी साइड 4 आ जाएगी, साइड 4 आ जाएगी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कंप्यूटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12, तो 12 CP 15 CP 12 SP के इक्वल आ जाएगा। गेन और लॉस परसेंटेज बताना है, तो SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे इससे, SP अपॉन CP, तो ये आ जाएगा आपका SP, ये CP इधर आएगा, तो ये 15/12 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 5, नीचे 4, तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 25% गेन आ जाएगा ये, ठीक है। सिंपल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तो ये। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज, मिडिल नंबर निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, इवन हो या ऑड हो, दोनों में ही इस तरीके से नंबर को मानते हैं, x-2 x और x+2, ठीक है। ये बीच वाला x निकालना है हमको, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। 3x को 246 के इक्वल रखेंगे, तो आ जाएगा ये 3 से डिवाइड करके 82, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, जल्दी लगता है भाई। इन अ पार्टी एवरीवन हैंडशेक्स विद ईच अदर प्रेजेंट एग्जैक्टली वंस, हर एक पार्टी में हर बंदा एक दूसरे से क्या एक एक बार हैंडशेक करता है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक दे रखे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अभी ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। n(n-1/2) यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये टोटल इसकी वैल्यू 153 दे रखी है हमें, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 का 306 हो जाएगा, ठीक है, 306 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है, नंबर n की वैल्यू यहाँ ऑप्शन में से देखते हैं, तो n(n-1) की वैल्यू ये 306 दे रखा है, n इंटू n-1, ये हमको 306 पता है। तो देखिए इसका n-1 हो जाएगा 18,
इसका 16, इसका 17 और इसका 19। ठीक है, इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा एंड में, इसका इसके साथ करेंगे 8 7 जा 56 तो 6 आएगा एंड में, इसमें 2 आएगा, 6 7 जा 42, 8 9 जा 72, इसमें भी 2 आएगा, तो हमारे एंड में 6 आ रहा है, इसीलिए इस तरीके से आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, PDF देखिए यहाँ पर एवरेज का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 75 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, मीन सैलरी पेड टू द वर्कर्स इन अ मंथ इज 5680। 75 वर्कर्स की जो सैलरी मीन है वो इतनी है, तो इफ द मीन सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स इज 5400, 25 वर्कर्स की मीन सैलरी इतनी है, 30 की इतनी है, तो रिमेनिंग वर्कर की मीन सैलरी कितनी होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, टोटल पहले टोटल वर्कर्स की टोटल सैलरी निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो आ जाएगी टोटल उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 25 ऑफ 30, 55 वर्कर्स का टोटल माइनस हो जाएगा, तो बचे कितने 20 बचे, इन दोनों में से जो माइनस करके आएगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या किया हमने, टोटल सैलरी आ जाएगी वर्कर्स और उनकी मीन सैलरी को निकाल के उसके बाद 25 वर्कर्स की टोटल सैलरी और 30 वर्कर्स की टोटल सैलरी को ऐड करेंगे तो ये 55 वर्कर्स की टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 75 में से 55 वर्कर की टोटल सैलरी माइनस करेंगे तो 20 वर्कर्स की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे, उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अभी बाकी क्वेश्चन देखने तो इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ से देखिए जीएस के बाकी क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे। फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन, तो देखिए जीएस का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कुछ पता नहीं है, यहाँ पर लंदन इसका आंसर है। और देखते हैं CEPTAM सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट इस कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ, तो ये DRDO से रिलेटेड है, DRDO से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे जल्दी। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। Which Indian company has partnered with Japanese chip maker Renesas Electronics to develop semiconductor solutions? तो देखिए ये टाटा मोटर्स यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं करंट के वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत ज़्यादा लेकिन करंट अफेयर्स पे हमको फोकस नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इससे। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री, ये पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था। आरती साहा ये स्विमर है, इनको सबसे पहले पद्मश्री मिला था स्पोर्ट्स में। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो एटॉमिक पावर प्लांट्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, तारापुर है ये। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का ये एग्जाम है तो इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Person X is trying to learn horse riding. After an hour or two, that person cannot control the horse and gives up the activity. According to this, which law of learning is applied in this situation? तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होगा। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, अगर आपको किसी चीज से सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है तो आप उसको दोबारा करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है, नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया हॉर्स राइडिंग सीखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट कैन आंसर ओरली वेल बट व्हेन आस्क्ड टू राइट डाउन द सेम आंसर द शी स्ट्रगल्स। व्हेन आई चेक द नोटबुक द राइटिंग वाज इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम, तो देखिए बोलने में दिक्कत नहीं है, लिखने में दिक्कत है, तो लिखने वाली दिक्कत को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ठीक है, पढ़ने की दिक्कत को डिसलेक्सिया, मैथ्स की डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। A teacher after receiving scolding from higher authority comes to school and rebukes the students for asking him to give them some play time. तो देखिए टीचर को क्या प्रिंसिपल ने डांटा, तो उन्होंने क्या है बच्चों को डांट दिया क्योंकि बच्चों ने क्या है खेलने के लिए टाइम मांगा। ठीक है, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया टीचर ने। देखिए प्रोजेक्शन होता है जब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। ठीक है,
रिग्रेशन होता है जब हम पुरानी डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि अभी किसी ने डांट दी तो अभी भी रोने लग गए बच्चों की तरह, ठीक है, तो वो रिग्रेशन होता है। सब्लिमेशन होता है हमारा जब हम अपनी एनर्जी को प्रोडक्ट ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड है। मतलब क्या है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो आपने क्या है, जिम में जाके पसीना बहा दिया या फिर स्पोर्ट्स में आपने दौड़ लगा दी, ठीक है, तो वहाँ क्या है, आपने एंगर को सही डायरेक्शन में दे दिया जो लोग जिसको बुरा नहीं समझते हैं, ठीक है। कोई कांच तोड़ोगे आप तो उसको लोग सोशली खराब समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, यही इसका आंसर है। इसमें क्या है, आपकी जहाँ पर नहीं चल रही है लेकिन आप जहाँ वहाँ पर आप गुस्सा को पी गए और जहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता है, सेफ जोन है जो आपका, वहाँ पर आपने बच्चों को डांट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है ये, अ चाइल्ड इज 5 years old एंड कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पीरियड इज शी इन। तो देखिए 5 year old है, उसी से आप बता सकते हैं, तो ये प्री स्कूल एज हो जाएगा, एडोलसेंस, इन्फेंसी या लेट चाइल्डहुड नहीं है, ठीक है। Read the classroom situation given below and answer the questions. Teacher, good morning class. Today we will be going on a nature walk. I would like all of you to work together to find something you would like to know. तो टीचर क्या है, वॉक पे ले जाना चाहते हैं स्टूडेंट को और जो जो लोगों को पसंद आए वो करना है बच्चों को, ठीक है। स्टूडेंट 1 कह रहा है आई कैन नॉट वेट टू फाइंड थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन, आई लाइक वर्म्स, तो उसे वर्म्स पसंद है। दूसरा स्टूडेंट कहते हैं वर्म्स आर क्रीपी, आई वांट टू फाइंड बटरफ्लाई। ऐसे करके हर स्टूडेंट अपना अपना कुछ ना कुछ बता रहा है, किसी को पत्ता मिल गया, लीफ मिल गए, ठीक है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ ट्री माइट दैट लीफ हैव कम फ्रॉम, तो टीचर पूछ रहा है ये लीफ कौन से ट्री से आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 4 ने आंसर कर दिया ये गुलमोहर लीफ है, तो टीचर कह रही है यू आर करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी जो हो रही है, क्लास कीप मेकिंग नोट्स ऑन, हाँ, तो टीचर कह रहे हैं नोट्स बनाते रहिए जो 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 यहाँ पर हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर देखिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें क्या चिल्ड्रन एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, तो जब एक्टिव पार्ट लेते हैं चिल्ड्रन लर्निंग में उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। और टीचर का काम यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करता है वो खाली, ठीक है। एक्टिव पार्ट स्टूडेंट्स लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको हम अलग से करेंगे। अभी जो है 1 word आंसर जो होंगे सिंपल थ्योरी वाले उनको देखते हैं। तो फिजिक्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जो आपको 11th-12th लेवल के मिलेंगे, तो वो आपको इग्नोर कर देने, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जाम है, ये ध्यान रखना है आपको। जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। हमने पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो 10th लेवल तक का काफ़ी अपने लिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो वो वोल्टमीटर बन जाता है। लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं तो एमीटर बन जाता है, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद क्लॉथ, रॉड बिकम्स पॉजिटिव, रॉड पॉजिटिव बन जा रही है जब क्लॉथ से रब करा जा रहा है उसमें। व्हाट हैपेंस टू द प्लास्टिक रॉड एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन इट, तो जब पॉजिटिव हो जा रही है तो वो क्या करेगा, जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये लूज कर रही है तो आपने देखा होगा क्लॉथ को क्या अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर क्या होगा, क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इनने लूज किया तो उसने गेन कर लिए होंगे क्लॉथ ने, ठीक है। रॉड से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ पे चले गए, रॉड पे पॉजिटिव क्लॉथ पे नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर करेक्ट, तो बोथ आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द एक्सेलरेशन। तो देखिए मास कांस्टेंट रहता है, मास अफेक्टेड नहीं रहता है। बोथ आर फोर्सेस, तो मास फोर्स नहीं होता है, वेट फोर्स होता है। बोथ हैव डिफरेंट यूनिट, तो ये करेक्ट है, दोनों की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, मास की केजी और वेट की न्यूटन होती है। वेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय एक्सेलरेशन, तो मास का मल्टीप्लाई होता है एक्सेलरेशन में, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, वेट निकालने के लिए। तो ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स P and Q आर प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड, ऑब्जेक्ट P फ्लोट्स इन द लिक्विड एंड ऑब्जेक्ट Q
सिंक्स। तो P जो है वो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, Q सिंक कर रहा है, डूब जा रहा है, ठीक है। तो P, Q और लिक्विड की यहाँ पर डेंसिटी हमको दे रखी है, तो हमें पता है फ्लोट कौन करेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड से, और सिंक कौन करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड से। तो लिक्विड वाली यहाँ पर है, तीसरी वाली जो ये लिक्विड है, ये Q है, ये P है। Q हमारा क्या सिंक किया है, तो Q की ज़्यादा होनी चाहिए L से, इस लिक्विड से। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी कम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं P वाला। तो P क्या फ्लोट कर रहा है, तो P की लिक्विड से कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर P की लिक्विड से कम है, तो ये करेक्ट हो रहा है हमारा। इस वाले ऑप्शन में ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 1.2 है, ये 1 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि P की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो फ्लोट करेगा वो, डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट बन रहा है हमारा। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी लिक्विड से तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, कम होगी तब वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन मेटल गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये वैसे कॉन्सेप्ट हम 11th में सीखते हैं, तो आप वैसे याद कर लीजिए इसको फैक्ट की तरह। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे मेटल में, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं हमारे गैसेस में, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, वैसे ये आपके सिलेबस का नहीं है 9-10 तक। तो ये क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे तो ये 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको इसको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस कौन सी क्वांटिटी है इनमें से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ रखा है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का होता है, तो ठीक है। दोनों रेशियो होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो या वैक्यूम होता है, ठीक है। तो दोनों क्या ये रेशियो होते हैं, तो ये वाला डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इन बाकी सबकी डायमेंशन होती है, ठीक है। एन एटम अंडरगोज बीटा डी के एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। टीजीटी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ लेवल ऊपर के भी होने वाले हैं, सारे 10 तक के नहीं होने वाले हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होता है, ध्यान रख लीजिए, ऐसे ही याद रहता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 0, द मोमेंटम इज। तो देखिए फोर्स जब 0 होती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारा एक न्यूटन का मोशन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, ठीक है। तो फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा, और मोमेंटम 0 का चेंज 0 यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली नियर अर्थ सरफेस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पीआरटी लेवल के लिए आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंके जाता है कोई ऑब्जेक्ट, पत्थर वगैरह, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है इसका, कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं। A truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by same retarding force. Retardation मतलब क्या होता है, अपोजिट एक्सेलरेशन लगता है, स्पीड कम करने के लिए जो एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों की सेम है और सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो सेम डिस्टेंस के बाद ही रुकेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मोमेंटम का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर सेम डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आ जाएंगे दोनों के दोनों। आगे देखते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, रेजिस्टेंस वाला यूज होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए इसको अलग से कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर रहे इसे। कार्नोट इंजन, तो ये आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये भी आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी 10th लेवल का नहीं है, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। लॉ ऑफ कूलिंग किसका स्पेशल केस है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ का है, ठीक है। वैसे आपका ये सिलेबस में नहीं, 11th-12th में आता है ये। If W1, W2, W3 represent the work done in the moving a particle from A to B,
along 3 different paths 1, 2 and 3. The gravitational field of a point mass m. Find the correct relation between W1, W2 and W3. तो देखिए A से B तक अगर ले जाना होता है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का अंतर होता है। अब यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ पहुंचे तब भी सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, या सीधे ऐसे ही पहुंच जाए तब भी इन दोनों का अंतर तो सेम ही रहने वाला है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, वर्क डन सबका क्या होगा, सेम होने वाला है। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का नहीं है तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये नीचे वाला एरो वाला क्वेश्चन, ये वाले भी क्वेश्चन भी क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इनको अलग से कराएंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है इनको अलग से करा देंगे, अलग से वीडियो में पीपीटी बना के इनका हो जाएगा काम, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, ये भी हाई लेवल है, 11-12 का है। ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, वैसे याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। टेम्परेचर अगर डबल हो जाएगा तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपके पास टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, आपने आंसर की डाउनलोड कर रखी है, तो उसको दिग्विजय शर्मा academy@gmail.com पर आप भेज सकते हैं, जिससे कि उसके जनरल सेक्शन और बाकी जो भी काम का सेक्शन है वो पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम का बन सकता है, उससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी के चैनल पर जाएंगे, या फिर यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस फॉर AES PRT, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सारे के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं, काफ़ी टीजीटी लेवल के क्वेश्चन भी उससे हो रहे हैं। तो 9th और 10th के सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमने चैप्टर्स कर रखे हैं, आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आगे ऐसे ही और भी टीजीटी के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूँ। आगे मैथ्स का हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे, तो उसके देखने के लिए आपको दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो जैसे ही आता है। ठीक है, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।